नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल अनीलिंग प्रोसेस के बारे में, जो एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है और अनीलिंग प्रोसेस का एक टाइप है। जब ऑस्टेनाइट स्टील ज़्यादा स्टेबल होता है उस समय फुल अनीलिंग प्रोसेस में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इस अनीलिंग टाइम को कम करने के लिए जिस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है उसे आइसोथर्मल अनीलिंग कहते हैं। आइसोथर्मल अनीलिंग में जो मटेरियल या स्टील को हम हीट करते हैं वो बिल्कुल फुल अनीलिंग की तरह ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि फुल अनीलिंग के केस में हम हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, यूटेक्टोइड स्टील और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील तीनों को हम हीट कर सकते हैं या तीनों पे इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन आइसोथर्मल अनीलिंग के केस में सिर्फ हाइपोयूटेक्टोइड स्टील पर ही प्रोसेस की जाती है। हाइपोयूटेक्टोइड स्टील वो होता है जिसमें कार्बन कंटेंट 0.83% से कम रहता है और इसमें जब हम स्टील को हीट करते हैं जो हीटिंग टेम्परेचर है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जिसे हम A3 लाइन से इंडिकेट करते हैं उससे तकरीबन 30 या 50 डिग्री वो ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस डायग्राम को देखें, यहाँ से आपको क्लियर होगा कि जो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है, अगर हम देखें 0 से 0.83% के बीच में इसमें कार्बन कंटेंट रहता है और इसका जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कार्बन कंटेंट के ऊपर। अगर स्टील में कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, अगर उसका कार्बन कंटेंट कम है तो उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसलिए हाइपोयूटेक्टोइड स्टील में जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 723 डिग्री से 910 डिग्री के बीच में वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि स्टील में कार्बन कंटेंट कितना है। तो उसके बाद हम स्टील में कार्बन कंपोजिशन के आधार पर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर को बेस मानकर स्टील को तकरीबन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 या 50 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाता है। ये जो आपको रेड पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आइसोथर्मल अनीलिंग का पोर्शन है। बिल्कुल फुल अनीलिंग की तरह ही इसमें हीटिंग की जाती है, बस वही फ़र्क इतना है कि सिर्फ हाइपोयूटेक्टोइड स्टील पर ही प्रोसेस होती है। तो जैसे ही हम इस टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाने के बाद हम होल्डिंग करते हैं। होल्डिंग इसलिए करते हैं ताकि जो स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाए, क्योंकि ऑस्टेनाइट में जो FCC स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गामा आयरन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जब होल्डिंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें कूलिंग की जाती है और इसमें जो कूलिंग होती है वो फुल अनीलिंग प्रोसेस से काफ़ी उसके मुकाबले काफ़ी फास्ट होती है। तो रैपिड कूलिंग होती है और इसमें जो हम कूलिंग करते हैं वो जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन है 723 डिग्री की, उससे तकरीबन हम नीचे कूलिंग करते हैं 500 डिग्री से 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो रेंज रहती है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसको एयर में रैपिड कूलिंग की जाती है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी हम स्टील को हेल्ड करते हैं। हेल्ड इसलिए करते हैं ताकि जो स्टील है उसमें हमें होमोजीनियस जो स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्म जो स्ट्रक्चर है वो हमें मिल जाए। तो इसके बाद क्या होगा कि जब कूलिंग की जाती है, जब स्टील हमारा ऑस्टेनाइट से परलाइट और फेराइट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद उसकी हम रैपिड कूलिंग करते हैं एयर में, और जो परलाइट होता है वो लैमिलर परलाइट में उसको कन्वर्ट किया जाता है और प्लस में फेराइट में, क्योंकि जो गामा आयरन या ऑस्टेनाइट है वो डीकम्पोज होता है परलाइट और फेराइट में। अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जब हमारा अंडर कूलिंग के ऊपर अच्छा नियंत्रण होगा, बेटर कंट्रोल होगा, जब ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म होती है परलाइट में और फेराइट में, तो हमारा मोर यूनिफॉर्म परलाइट हमें मिलेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अगर हमने आइसोथर्मल अनीलिंग टेम्परेचर को अच्छी तरह से उसको सेलेक्ट कर लिया है तो एक पर्टिकुलर स्टील की कंपोजिशन के लिए हमें नॉर्मली ज़्यादा परलाइट मिलता है जिसमें हमारा हाइयर अंडर कूलिंग होता है देन स्मॉलर अंडर कूलिंग के कंपैरिजन में। और जो फेरेटिक जो ग्रेन साइज़ होता है स्ट्रक्चर में उसका जो साइज़ है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब हम अंडर कूलिंग को इंक्रीज़ करते हैं, रैपिड कूलिंग करते हैं, तो उससे जो स्ट्रक्चर में फेराइट का जो ग्रेन साइज़ है वो कम हो जाता है, क्योंकि उस दौरान
ज़्यादा न्यूक्लिएशन रेट होता है। तो यही वो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है, और इसके कारण ही हमें मटेरियल में ज़्यादा हार्डनेस और स्ट्रेंथ मिलती है अगर हम डिक्रीज़ कर देते हैं आइसोथर्मल अनीलिंग टेम्परेचर को। अब वो बेसिक स्टेप अगर हम देखें यही रहते हैं अनीलिंग प्रोसेस में कि मटेरियल को हीट किया जाता है, होल्ड किया जाता है और उसको कूल किया जाता है। अब देखते हैं इस प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इस प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव है हमें अनीलिंग टाइम को कम करना है, टू रिड्यूस अनीलिंग टाइम। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमें मटेरियल या स्टील में होमोजीनियस स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करना है और मटेरियल की मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। और इस प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आइसोथर्मल अनीलिंग होती है, ये जो लार्ज सेक्शन होते हैं, जो स्टील पार्ट होते हैं लार्ज सेक्शन के, या फिर जो लार्ज बैच फर्नेस मटेरियल होता है उसके लिए उपयुक्त नहीं रहती, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे लिए जो आइसोथर्मल टेम्परेचर है उसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो यही कारण है कि लार्ज सेक्शन के केस में ये प्रोसेस हमारे लिए उपयुक्त नहीं रहती। और दूसरी बात कि जब हम आइसोथर्मल अनीलिंग को कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन लाइन में इसको प्रयोग करते हैं स्मॉल पार्ट को बनाने के लिए, या फिर वो पार्ट जिनका क्रॉस सेक्शन थिन होता है, तो उस दौरान इस प्रोसेस को साइकिल अनीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया आइसोथर्मल अनीलिंग प्रोसेस, जो एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है और अनीलिंग प्रोसेस का एक टाइप है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और आइसोथर्मल अनीलिंग फुल अनीलिंग प्रोसेस से कम एक्सपेंसिव भी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।